बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं की स्टूडियो से मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान मलिक रऊफ़। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। आज हम बात करने जा रहे हैं कत्ल वारदात के सिलसिले में, और इस मौजूद पर मेरे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं शाहिद इमरान साहब हैं, नंबरदार हैं, सियासी समाजी शख्सियत हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं एजाज हैं, मजबूर साहब रावलपिंडी नाज़र हैं, और उनके साथ तशरीफ रखती हैं मोहतरमा फरिया खानम साहिबा जर्नलिस्ट हैं मंडी मोहसिन की। नाज़रीन, आपके सामने ही है कि मंडी मोहसिन में तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर भी जो है वो कत्लों का सिलसिला जो है वो जारी है। साबका दुश्मनियाँ हैं, मुख्तलिफ और वजूहात हैं। इस हम प्रोग्राम में कोशिश करेंगे जानने की कि क्या वजह क्या है, कत्ल जो है वो मंडी मोहसिन में इतनी ज़्यादा शरह क्यों है, और ये कम किस तरह हो सकती है, और इसका जिम्मेदार जो है वो कौन कौन है। आगाज़ जो है वो मैं करूँगा एजाज अहमद जजूआ साहब से। उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि मंडी मोहसिन में कत्ल गारत की क्या वजह है, क्यों शरह जो है वो इतनी ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मलिक रऊफ़ ज़ुबैर साहब आपका और 94 का। आपने हमेशा मंडी बौदीन के अवामी मसाइल पे प्रोग्राम किए। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है आप उसको हाईलाइट करते हैं। अल्लाह करे हमारी ये बातें आला हुकाम तक पहुँचें या उन साहबान इक़्तिदार तक पहुँच जाएँ जो इस सिलसिले में कोई मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि मंडी बौदीन में ये जो कत्ल गारत गिरी का सिलसिला है, ख़ुसूसन फायरिंग करके रोड्स पे, अदालतों में, थानों के सामने ज़ाती दुश्मनियों की बिना कर लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, ये मंडी बौदीन के अवाम के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। इसकी वजूहात में मैं ये समझता हूँ, एक तो हमारे ख़ानदानी दुश्मनियाँ जो हैं, एक तो उसका किरदार है, दूसरे नंबर पे हमारा जज्बातीपन, ये भी एक वजह है। तीसरे नंबर पे जो सबसे अहम वजह मैं समझता हूँ कि कातलों को सज़ा का न मिलना या पुलिस का किरदार और दातों का किरदार इस पे मुअस्सर न होना, मैं समझता हूँ कि कत्ल की बड़ी वजूहात में से ये 3 वजूहात हैं। क्योंकि जब मुजरिम को ये पता होता है कि मुझे तो कोई सज़ा नहीं मिलनी, या तो मैंने वीज़ा लगा के बाहर चले जाना है, या मैंने पुलिस को पैसे दे के बेगुनाह हो जाना है, या अदालतों से मैंने बरी हो जाना है, तो वो जुर्म के लिए उसका हौसला बुलंद हो जाता है। इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि तमाम मकतबा फ़िक्र को इस पर गौर व फ़ौर करना चाहिए। जी शायद इमरान नंबरदार साहब, ये बताइए आप भी थोड़ा सा ज़ाहिर बात है कि लिहाज से आपका करने का क्या वजह क्या है, मंडी मोहसिन में शरह क्यों है ज़्यादा मतलब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेरी ज़ाती राय है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो माशरा है, हमारे माशरे में जो देखा देखी हो रहा है, जो कत्ल गारत हो रही है, मेरे अपने अंदाज़ा, मेरी अपनी सोच और मेरी बूझ के मुताबिक ये जो हमारे माशरे में तकरीबन ज़िला मंडी बौदीन में बाहर कंट्री के लोग हैं, ओवरसीज़ हैं, जो भाइयों को सपोर्ट करते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्चा देते हैं, जिससे असलहा तकरीबन हर घर में मौजूद है। और उस असले की वजह से मौका वक़ूआ जो होता है, कोई भी छोटा सा भी उस पर फ़ौरी उसको असला मिल जाता है घर से, और वो उसके वक़ूआ कर देते हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि मेरा ये ज़ाती राय है कि एक तो ओवरसीज़ और वालिदैन को अपने बच्चों पे कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन ये बाद में जाएंगे ना कि हाँ। क्या है, अभी आप ये बताएं कि वजूहात क्या हैं। वजूहात मेरा भाई ये है कि हमें ये जो बैर वाली, वही मेरी बात है कि बैर से लोग आते हैं और ना उनकी दुश्मनी होती है और ना उनका कोई इस तरह का होता है कि वो फिर भी 7 4 5 5 गनमैन लेके फिरते हैं। और वो जो गनमैन लेके फिरते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं इस माशरे में गनमैनों वालों की जो इज़्ज़त दी जाती है, अगर किसी शादी पे जाएँ तो वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चों का भी वहाँ जाना होता है। तो वो देखते हैं कि यहाँ ये बंदा जो है ये असला लेके फिर रहा है, इस तरह का मैं भी कल को बनूँगा। वो अपना आइडियल ये ऐसे लोगों को समझते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये सबसे पहले असला को रुकवाना चाहिए और असला जो है वे ये घर में ही रखना चाहिए। और मेरी उनसे गुजारिश है कि असले पे पाबंदी लाई जाए, ये गवर्नमेंट भी करती है।
ठीक हो गया। एक तो आपने ये कह दिया कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो खर्चा ज़्यादा लेते हैं जी जी, और जो असला जिससे जो है असला वो ज़्यादा उनको आता है नहीं जी। चाहिए, असला ज़्यादा है, इस वजह से भी अच्छा आप क्या ये समझते हैं कि ये जो महकमा माल है या पटवार जो पटवार खाने हैं, जी जी ये भी वजह है कत्लों जी, की? बहुत ज़्यादा वजह है, क्योंकि लोगों को जिस वक़्त भी सबसे पहले उनके पास होता है थाना है, कचहरी है, फिर जब वो कचहरी में जाते हैं तो वो कई साल, कई सदियाँ लग जाती हैं, उनकी नस्लें ख़त्म हो जाती हैं, उनको इंसाफ़ नहीं मिलता। वो फिर जल्दी हल, अर्जेंट हल ढूँढते हैं, उसका हल ये अपने जैसे निकालते हैं कि हम फौरी कब्ज़े पे चले जाते हैं। यानी कि और जिस जो ज़मीनें हैं उनका प्रॉपर नाम किसी पे है, कब्ज़ा किसी कब्ज़ा का किसी है। और का चल रहा अगर है ये महकमे अदारे जो हैं वो जी, प्रॉपर किसी जगह उसको ही नाम हो, उसको का ही कब्ज़ा हो, तो ये फटे मसले मसाइल ना हो तो भी कत्ल वारदात की शरह कम हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। दुश्मनियाँ ज़्यादा मेरे ख्याल में ज़मीनों ये के। ज़मीनों की है, बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा इसमें ज़मीनों की वजह से जो है ना, ये तो बहुत ज़्यादा है चल रहा है। ख़ानदानी तो दुश्मनों में सबसे फौरी बड़ा किरदार मेरे ख्याल में इस है पे ही ही है, ज़मीन की वजह से ख़ानदानी और दुश्मनियाँ जो फौरी इंसाफ अगर मिल जाए तो इस तरह के कदम ना हो। अच्छा दूसरा ये कि ये जो छोटी-मोटी लड़ाइयाँ होती हैं, जी जी इनमें भी अगर पुलिस फ़ाल किरदार अदा करे, अगर जो छोटा-सा भी जुर्म करता है उसको उसकी सज़ा मिले या फिर सज़ा तक पहुँच जाए तो बड़ी दूसरी तक बात नहीं जाती है। ये तो मेरे ख्याल से जो कानून बने हुए हैं उस पे कुछ अमल करते हैं पुलिस, ज़रूर करती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसमें आगे जाके वो अदालतें जो रिलीफ देती हैं उसकी मेन वजह होती है कि वो कहते हैं मेरा क्या कर लिया किसी ने, उसकी भी मेन ये वजह भी है कि बंदे को महसूस होता है ये कानून मेरा क्या कर जी, लेगा। जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ करिया खानम साहबा। करिया खानम साहब पहली बात आप भी समाज से करते हैं। आपकी नज़र में क्या वजूहात हैं वो सबसे ज़्यादा होंगी? बिल्कुल। कतल की ज़्यादा वजूहत ये है कि एक तो बर्दाश्त कानून का नहीं है, ठीक है। दूसरा उनको ये अगर हम लोग बदला लेते हैं ना, इसमें मेरा मारा है, मैं इसका बाद में बदला लूँगा। अगर हुकूमत और अदालतें जो है ना, पुलिस को इस चीज़ की इजाज़त दे दें ना कि छूट के बदले छूट आपने करनी, ठीक है। अगर हमने उसका बंदा मारा है ना, वो साबित हो गया इस बंदे ने इसको मारा है, अगर उसको मारने की इजाज़त पुलिस को मिल जाए ना, तो ये कत्लो-गारत रुक सकती है। देखिए मेरा बंदा मरा है, मैंने कहना है कि चलो जी मर गया था, हमारा बंदा पुलिस में है, तस्दीक आगे नहीं जाएगी। अगर हुकूमत को ये और लोगों को जब पता चल जाए ना कि पुलिस ने हमारे को मार देना है, इस चीज़ की इजाज़त है उसको, तो ये कत्लो-गारत ठीक है। दूसरा कि जो असला छोटे-छोटे बच्चों के पास है, लड़कों के पास है, मोटरसाइकिलों के पास से घूम रहे हैं, जाते रास्ते में गोलियाँ मार जाती हैं। दूसरा मैं एक और बात करूँगी कि अगर आपने मारना ही है, अगर आप मारना ही चाहते हैं अपने किसी दुश्मन को, तो गा के लिए कहीं अलहदा में जाके मारते हैं उसको, ठीक है। रश में, बाज़ार में मारते हैं, वहाँ 4 बंदों और की भी जान जाती है, उनका क्या कसूर है? वो जो बेगुनाह जानें जाती है, उनका क्या कसूर है? अगर हमारी हुकूमत पुलिस को आदत करे छूट के बदले छूट, अपने पे पाबंदी लगाई जाए, ये दुकानें खुली हुई हैं, जगह-जगह ऑफिस बने हुए हैं, ये बंद करवाए जाए। और देखिए पुलिस को तो वैसे ही हुकूमत दे रही है असला, गवर्नमेंट दे रही है, हमने क्या करना है असला लेके? हमें क्या ज़रूरत है असले की? इस असले पे पाबंदी लगानी चाहिए हुकूमत को। जब तक इस असले पे पाबंदी नहीं लगेगी और छूट के बदले छूट की इजाज़त पुलिस को नहीं हुकूमत देगी, जब तक ये कत्लो-गारत नहीं रुकेगी। मानो साहब छूट के बदले छूट देते हैं। जी मैडम जी, नहीं पुलिस मारे ना, जैसे बाद में देखिए पहले हम लोग मैडम जी एक अर्ज सुने, फिर तो रेट तय हो जाएंगे ना। मैं एक अर्ज सुनना मैडम जी, अच्छा। ऐसे नहीं होता। गुजारिश है कि मैं समझता हूँ कि कत्ल की जो मैंने 3 वजूहत पहले बयान की हैं, अब उनकी तशरीह का वक़्त है। जो हमारा अदालती निज़ाम है, निज़ाम इंसाफ है, एक तो कत्ल गारत गरी की सबसे बड़ी वजह यह है। दूसरे नंबर पे कत्ल गारत गरी की मैं ज़िम्मेदार पुलिस को ही ठहराता हूँ, क्योंकि जो सबका 95% पुलिस मुकाबले हैं उसमें सियासी तौर पे अपने मुखालफिन को मरवाया जाता है। अच्छा, ये नाइंसाफ़ी है। होना तो ये चाहिए कि अगर हमारा निज़ाम अदल इतना मजबूत हो कि एक ही सतह पर एक कत्ल का फ़ैसला 1 या 2 महीने में कर दिया जाए, जैसा कि इस्लामी निज़ाम है। उसमें मैं कई दफ़ा ये बात बता चुका हूँ कि अगर एक आदमी के पास अख्तियार हो जज का या काजी का, आप कह लें जज ही मैं तो कहूँगा, उसके पास अख्तियार हो, उसको अगर तशरीह हो जाती है कि ये बंदा कातिल है,
फौरी तौर पे उसको सज़ाए मौत का हुक्म दे 1 महीने के अंदर अंदर। अच्छा, अब इस पे जो हमारा मौजूदा निज़ाम है उसमें होता है कि जी ये बंदा बेगुनाह, इसने फांसी लटका दिया। लेकिन आप देखिए, ये मोहतरम नंबरदार साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, इनका इलाका जो है कुठियाला शेखां, वहाँ पे भी दुश्मनी बड़ी मशहूर व मारूफ है। तो आप देख लीजिए कि दोनों के दोनों ख़ानदान जो हैं, गोंदल फैमिली भी और शेख फैमिली भी, यकीन कीजिए बज़ाहिर तो उन्होंने बड़ा पर्दा बनाया हुआ है, लेकिन अंदर से दोनों ख़ानदान खोखले हो चुके हैं। क्योंकि वो जितना सरमाया, जितना पैसा होता है, वो अदालतों में, पुलिस को, तारीख़ों पे लगा लगा के अंदर से वो खोखले हो चुके हैं। अब जो मैं नुक्ता नज़र बयान कर रहा हूँ, कत्ल व गारतगरी रोकने के लिए अगर फौरी तौर पर सज़ा एक बंदे को मिल जाती है, जो हमारा निज़ाम मौजूदा है वो कहता है कि जी बंदा बेगुनाह फांसी लग जाएगा। मैं ये बात मान लेता हूँ, लेकिन यकीन जानिए कि दुनिया की तारीख गवाह है कि जब उस जज के पास ये इख्तियार होगा, सेशन जज के पास फांसी देने का, वो एक दफ़ा नहीं 1000 बार सोचेगा कि मैंने खुदा को भी जवाब देना है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बंदा गिरफ्तार होकर जेल चला जाता है, उसके लवाहिकीन जो हैं वो सिफारिशें करते हैं, अच्छे से अच्छा वकील करते हैं, सेशन जज के पास जाते हैं। सेशन जज को भी मेरे पास कई सबूत हैं कि वो बिकते हैं। होता क्या, अपने दिल को वो तसल्ली क्या देते हैं कि चलो मैं इसमें ये 1-2 नुक्ते छोड़ देता हूँ, हाई कोर्ट में जाके इसकी बेल हो जाएगी। अब हाई कोर्ट भी ऐसा ही फैसला दे देती है कि चलो यार मैं इसको यहाँ से रिलीफ दे देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में इसको सजा मौत हो जाएगी। अच्छा, ये जो एक इंसाफ का सिलसिला है, इस वजह से जराइम की शरह में इजाफा है। थोड़ा सा यहाँ पे माजरत के साथ जो है कि सजाए मौत जो है फांसी वो नहीं दी जा रही है आजकल, सिर्फ आप वो तो मैं उस तरफ आ रहा था ना। अच्छा, अब ये है कि अगर एक बंदे को बेगुनाह ही समझ लें कि सजाए मौत हो जाती है, फांसी पे लटका दिया जाता है, उसका ख़ानदान क्या करेगा कि जज ने हमारे साथ ज्यादती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, 1 महीना रो पीट के उसका 40वां करवा के ना, वो सारे का सारा ख़ानदान अपनी मजदूरी में लग जाएगा। जो मौजूदा निज़ाम है इसमें होता क्या है कि 40-40 साल तक ख़वातीन, नौजवान बच्चियाँ, नौजवान बच्चे, ख़ानदान के लोग, ज़मीनें बेच दी जाती हैं, कारोबार बंद हो जाते हैं, वो तारीखें भुगतते रहते हैं और वो 3 नस्लों के मकरूज हो जाते हैं। अच्छा, अब हो गया थोड़ा सा यहाँ पे मुझे थोड़ी सी जो है वो मेरी तरफ से पॉइंट थोड़ा सा दे रहे हैं कि जज नहीं जाती करता है, जाती आवाम खुद अपने साथ करती है। वो इस तरह होता है कि कत्ल कोई कर जाता है, मुकदमा किसी और पे दर्ज करवाया जाता है, और अक्सर जो वकूए होते हैं उनमें जो शहादती डाले जाते हैं, गवाह डाले जाते हैं, वो मौका पे मौजूद ही नहीं होते हैं, वो डाल दिए जाते हैं। और वो जितने मतलब अपनी दुश्मनियों वाले लोग होते हैं उनके नाम जो है वो बीच में उस मुकदमे में डाल दिए जाते हैं। पहले खुद हम ज्यादती करते हैं, फिर ऐसे दे के सिफारिशें करवा के हम पुलिस से ज्यादती करवाते हैं, या इसकी वजह में मैं गुनाहगार जो हैं उनको बेगुनाह करवाते हैं, या जो बेगुनाह होते हैं उनको गुनाहगार लिखवाते हैं। ठीक है, फिर उसकी वजह पता है क्या? अदालत ने तो वही करना होता है जो कुछ लिख के या जो गवाही दे रहे होते हैं लोग, जो कह रहे होते हैं गवाही देने वाले, वहाँ पे जाके उनको पता भी होता है कि लोग बेगुनाह हैं, कुरान मजीद पे हाथ रख के या हल्फनी वो बात कर रहे होते हैं, झूठी गवाहियाँ दे देते हैं, वहाँ पे गवाही पे ही जो है वो सारे फैसले हो रहे होते हैं। ये तो आप बता रहे हैं जो मौजूदा सिनेरियो चल रहा है, इसमें क्या है कि हमें अपने निज़ाम अदल पे एतमाद ही कोई नहीं। उसकी वजह क्या है, हम अपने दुश्मनों को क्यों डालते हैं, देखना है, इसकी वजूहात पे हमने गौर करना है कि क्यों डालते हैं, हम अपने दुश्मनों के नाम क्यों डाले जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि ये जो हमारा पुलिस कल्चर है ना, ये हमें उकसाता है, क्योंकि उन्होंने उन बेगुनाहों से पैसे लेके उनको छोड़ना होता है कि चलो जी थानेदार खुश हो जाएगा, या ये लोग जो हैं ये शामिल हो के हमें कुछ पैसा देंगे, जिस बिना पे हम इस केस की पैरवी करते रहेंगे। पता उन्हें भी होता है कि ये गुनाह है, लेकिन उन्हें पता होता है कि इस बंदे ने हमारे मुल्ज़िम को छुड़वाने के लिए किरदार अदा करना है, उसने अपने पैसा इन्वेस्ट करना है और अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके इस मुल्ज़िम को इसने बरी कराने की कोशिश करनी है।
लिहाजा इस बिना पे वो उसको शामिल कर देते हैं पर्चे में कि वो अपनी बेगुनाही साबित करता रहेगा। ये खुद अवाम ये निज़ाम नहीं अवाम खुद अपने साथ जो है वो जुल्म देखिए, जब एक तरह सुना, जब देखिए हमने बाजार में से जाके सब्जी जो अवेलेबल है वही खरीदनी है ना। हमारा डिमांड है कि हमें मटन चाहिए, अगर मार्केट में मटन है ही नहीं तो हम चिकन पे या बीफ पे गुजारा करेंगे ना। ये ऐसे सिलसिला है ना। गलत को ठीक दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। आप देखें एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, जो गलत है आप ये कह सकते हैं चल ऐसे रहा है, लेकिन ये बात आप जरूर कहें कि ये गलत है, ये तरीका का गलत है। अवाम को भी तो ऐसा नहीं करना। मैं तो इज्तिमाई तौर पे ये कर दे कि जब पूरे का पूरा सिस्टम, पूरे का पूरा निज़ाम ही हमारा ख़राब है, पुलिस की FIR दर्ज करना, अदालतों में चलान पेश करना और उसकी तफ्तीश करना, ये जब तीनों ही नाकस हैं, अब चौथा रह गया मुद्दई। अब वो बेचारा जो उसके सामने मिसालें हैं कि उसने ओरिजिनल बंदे का नाम दिया, वो सारी ज़िंदगी आप देख लीजिए ना, बेगुनाह एक वो औरत जो आज से पिछले साल रिहा हुई थी, 18 बरस वो जेल में रही और हाई कोर्ट ने उसका फैसला कर दिया कि ये बेगुनाह है। और वो TV पे आके चिल्लाई कि मुझे बेगुनाह तो कर दिया है अपने खामंद के कत्ल में, लेकिन मुझे ये बताया जाए कि ये मेरे 18 साल कौन वापस करेगा। अच्छा, ये 18 साल का जिम्मेदार कौन है? लिहाजा इस निज़ाम की वजह से ही उसको इतनी देर बेगुनाही साबित करना पड़ी, उसकी हर चीज़ बिक गई, उसके वालिदैन भूखे हो गए, कर्ज़ई हो गए। अच्छा, अब अगर अवाम को एतमाद हो ना अपने निज़ाम पे कि जी मेरे फ़लाँ बंदे को किसी ने कत्ल किया है और उसको 1 महीने में सज़ा हो जानी है, उसको फट्टे लगा दिया जाना है, यकीन कीजिए कोई बंदा भी बेगुनाह का नाम फिर नहीं देगा। अब मसला क्या है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी कोई नहीं, हम उस कत्ल पे अपनी जो ज़ाती दुश्मनियाँ बनी होती हैं उनको कवर करेंगे। यकीन करें, अगर कत्ल की सज़ा किसी को मिल जाती है तो दुश्मनी तो तकरीबन ख़त्म हो जाती है। 95% दुश्मनी ख़त्म हो जाती है जब एक मुलज़म को या मुजरम को सज़ा दे दी जाती है। उसका ख़ानदान मुतमिन हो जाता है कि जी हमने अब बदला ले लिया है, हमारे साथ जो इन्होंने जुल्म किया था उसकी इनको सज़ा मिल गई है, अब इससे आगे हम नहीं चलेंगे। यही वजह है कि हमारी जो दुश्मनियाँ अदालत, वो बंदे जेलों में होते हैं, 40-40 साल केस चलते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं मकतूलीन के, उनके अंदर जज्बात भड़कते रहते हैं कि मेरा बाप कत्ल हो गया, मेरा भाई कत्ल हो गया, लेकिन वो मुलज़म माया लगा के, TV लगा के, AC लगा के जेलों में गुजारा कर रहे हैं और वहाँ पे बैठ के भी वो उनको धमकियाँ दे रहे होते हैं, बदमाशियाँ दिखा रहे होते हैं। वो जज्बात में आकर एक बंदा उनका दूसरी तरफ का वो मार देते हैं। अगर मुलज़म को फौरी तौर पर सज़ा दे दी जाए, उसके भाई या उसकी औलाद या रिश्तेदार जो हैं उनके अंदर वो इंतकामी जज्बात पैदा नहीं होंगे। लिहाजा हमने इस निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए भी किरदार अदा करना है और ख़ास तौर पर ज़िला मंडी बौदीन की जो अकाबरीन है, मैं आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदारा आप वोट के लिए बड़ी तगोदो करते हैं, अपने अफसरान लगवाने के लिए बड़ी तगोदो करते हैं, अपना रोब और दाब दुनिया को दिखाने के लिए बड़ी तगोदो करते हैं। खुदारा किरदार अदा कीजिए कि ज़िला मंडी बौदीन में जो दुश्मनियाँ हैं उन लोगों के पास जाके उनसे रिक्वेस्ट करके उनके मुतालबात तस्लीम करवा के कोशिश की जाए कि ज़िला में जो दुश्मनियाँ ख़ानदानी हैं कम अज़ कम उनकी रोकथाम हो सके। देखिए, अभी बहुत मैं समझता हूँ मंडी बौदीन के साथ वो एक सान्या हुआ, महमूद परवेज़ रांझा साहब थे, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बार के सदर भी थे। अच्छा, उनको सरेआम फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। तो इससे बड़ी और क्या होगी कि आज भी वकला जो हैं वो इंसाफ दिलाने वाले वो सरापा एहतजाज हैं कि अभी तक महमूद परवेज़ रांझे के कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। एक मेरे भाई ने बड़ी अहम बात की कि जो ओवरसीज़ हैं वो पैसा भेजते हैं। यकीन कीजिए कि मंडी बौदीन पंजाब का सबसे अमीर ज़िला है, क्योंकि फ़ारन से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मंडी बौदीन में आते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर उन पैसों का इस्तेमाल कोई नहीं। अगर यहाँ पे वो लोग मेरे भाई जो बैरून ममालिक हैं अपने भाइयों को अब कारोबार में ये पैसा लगाने की तरगीब दें, कुछ छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ लगाएं, अच्छा इसके अलावा जो मतलब इंडस्ट्रीज है उसमें शेयर करें, बिज़नेस करें। जब वो इस तरफ आएंगे तो मेरे ख्याल में उनके अंदर ये जो इन्होंने तवज्जो दिलाई है मंडी बौदीन की आवाम की कि अपने डैशबाजी के चक्कर में, वो जो प्रोटोकॉल है उसके चक्कर में, ख़ुद को बड़ा ज़ाहिर करने के चक्कर में वो जो दौलत का असराफ किया जाता है, जिस वजह से रजिस्टेंस पैदा होती है,
या तो रेजिस्टेंस पैदा होते हैं, उनसे हसद किया जाता है, या वो खुद तकब्बर की वजह से कोई बंदा उनसे बात करता है तो वो उसको शूट कर देते हैं। ये वजूहात पे भी हमारे ओवरसीज भाइयों को गौर करना चाहिए कि उन लोगों को वहाँ पे जो पैसा कमाते हैं बड़ी मेहनत से कमाते हैं। यकीन जानिए, मेरा भाई भी है, बाकी भी जितने हैं मेरे भाई हैं बैरून ममालिक में, वो हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और वहाँ से वो पैसा कमा के पाकिस्तान में बेचते हैं। हम कितने बदनसीब लोग हैं कि हम उनके सरमाए को, उनके पैसे को अपने तकब्बर, अपनी अना की खातर जराइम के दलदल में ख़ुद को धकेल रहे हैं। अगर वही पैसा हम कारोबार पे और मंडी बौदीन की तरक्की पे इस्तेमाल करें तो हमारे बच्चों को एक तो यूरोपों में या दूसरे ममालिक में जाकर मजदूरी ना करना पड़ेगी, रोज़गार यहाँ पे फराम होगा। छोटी छोटी वो इंडस्ट्रियाँ लगाएं, कारखाने लगाएं जिससे रोज़गार मिले, क्योंकि जो लोग कारोबार करते हैं उनका इंतकामी जज्बात काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। जी शायद इमरान नंबरदार साहब, जी जी आप अब फरमाएं कि किस तरह जो है वो कत्ल गारत मंडी बौदीन को खत्म हो सकती है, किस तरह जी मेरे ख्याल में तजावीज़ आपके पास है? मेरे ख्याल में ये जो कत्लो गारत हो या ज़मीनों के केसेस की वजह से लड़ाई झगड़े हों या बच्चों और औरतों की वजह से जो लड़ाई झगड़े हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें जज जो हैं वो कोशिश करते हैं कि मेरिट हो, और मेरिट भी जल्दी होना चाहिए। इसकी तीनों चीज़ों की एक ही वजह है जिसमें कत्लो गारत ज़्यादा हो रही है। औरतों की वजह से, बच्चों के रेप्स का केसेस बहुत है, ज़मीनों के केसेस बहुत है, मर्डर के केसेस बहुत है। ये जो बढ़ती हुई कत्लो गारत है, इसमें सिर्फ इसका जितना भी मामला है इसका जमा जोड़ एक ही रिज़ल्ट और एक ही नतीजा है कि इसको फौरी इंसाफ दिया जाए, जो बेगुनाह उनको फौरी बेगुनाह हो जाए। यानी अदालतें 3-3 साल, 4-4 साल, 10 साल भी लटक जाती हैं, फिर बाद में अपीलों में चले जाते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से उधर जाकर बरी हो जाते हैं। कई लोग होते हैं जो बेगुनाह होते हैं, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जाकर बरी होते हैं। ये एक तरीक़ाकार, ये एक पाकिस्तानी कानून है। इसमें नीचे से सेशन जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जितनी भी अदालतें हैं, ये फौरी 3-4 माह में भी अगर ट्रायल करें तो ये फ़ैसला मुमकिन है, और ये फ़ैसले मुमकिन बनाने चाहिए। और ऊपर से इनको हदायत भी आती हैं इसी तरह की, लेकिन इसको कानून को ज़बरदस्त और इसमें मज़ीद जो है ना वो कवानीन की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि इनका एक ही हल है, टोटल मामलात का एक ही हल है कि इंसाफ जल्द से जल्द दिया जाए, मेरिट जल्द से जल्द किया जाए, जो बेगुनाह हो वो बेगुनाह हो जाए, जो गुनहगार हैं वो सज़ा हो जाए। तो इसका मेरे ख्याल में यही हल है कि अदालतें अगर इंसाफ जल्दी फराहम कर दें तो फिर लोगों को क्लाशन को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी मैडम सुरैया खान साहबा, जर्नलिस्ट मंडी बौदीन की, आपकी नज़र में किस तरह जो है वो क्या समझती हैं, किस तरह कत्ल गारत हो सकती है या कम हो सकती है? हम लोग अपने बच्चों के ऊपर भी नजर रखते हैं, हम अपने घर में अपना खरीद के ना लाए। घर का एक बड़ा सा फैसला घर में रखिएगा, उसको चलाते हैं, उसको खाते हैं, बच्चा भी घर का देखेगा, वो भी ठीक करेगा, इस बात को सब पता है बच्चे को। अभी कभी मैं इसका टीवी पे तस्वीर देख रही लगी हुई, तो अगर नाम मैंने उसका लेना, उनके बच्चे ने ना वो जो गोलियाँ वाला वो पहनते हैं, वो लगा के ना छोटा सा बच्चा उसने गोलियाँ वाला पहना हुआ है, जैकेट था और तस्वीर लगी हुई। बच्चा कितना है, कोई 7-8 साल का होगा। तो मैंने बड़ा महसूस किया कि मैंने कहा देखिए ये बच्चा अभी से ये चीज़ पहन रहा है और तस्वीर इसने उसके नीचे पे लगाई थी, इसके वालिद के बड़े शौक से, तो वालिद का भी बड़ा नाम है। तो ये चीज़ें बच्चे पिक करते हैं, ये घर से सीखते हैं। अगर हम एक काम हम हमें हमारी कोई दुश्मनी है किसी से, या हम लाजमी की जो है साथ रखना चाहते हैं उसको, तो हम बच्चों को अपनी चीज़ से दूर रखते हैं, क्योंकि घर से बच्चे सीखते हैं। एक तो इस चीज़ पे वालिदैन को खास तौर से तवज्जो करनी चाहिए, अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। दूसरा तो ये अपने जो वीडियो है सेल हो रहे हैं, इस पर पाबंदी लग जाए ताकि बच्चों वाला कुछ सकती है। और अगर अदालत के फैसले सालों की बजाय महीनों में आ जाए, ताकि कोई मैरिज कोई फैसला हो जाए, किसी को हक इंसाफ हो जाए किसी के साथ, तो उसकी भी बच्चों वाला। जी मैं मैडम साहब की बात को सराहता हूँ कि एक तो बच्चे मैंने पहले भी जिक्र किया है, देखते हैं एक ये इस दौर में ये ईद आई आपने देखा है, इस पे हमारा क्या है कि हमारे जो है बिजनेसमैन या जो इधर तलाश ने वो जो खिलौने हैं
पिस्टल, वो जो खिलौने प्लास्टिक के हैं, वो हमारे शौक़ है। वो हम बच्चों को ख़रीद के देते हैं, कोई 150 का है, 200 का है, 1000 का है, 2000 का है। ये ख़ास करके पाबंदी लगानी चाहिए। ये जो कलाशने और पिस्टल वगैरह खिलौने जो है ये प्लास्टिक के, इनसे ही हमारे बच्चों को शौक़ आता है। और हमारे बड़ों के पास कलाशने देख कर, उनकी ये शादियों में इस तरह से इकट्ठे होकर जाना देख कर ही उनको भी ये शऊर क्या है, शऊर हमें दिलवाना चाहिए कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं है। हमारे बच्चे हमारे हाथ में किताब देखें, हमारे हाथ में कोई इस तरह की किताब देखें जो रिसर्च हम कर रहे हो, तो उनको शौक़ भी ऐसा ही होगा। जब हमारे बच्चे घर में असला भी देखते हैं और खिलौने भी हमारी दुकानों पे सामने आते हैं, इससे बच्चों का शौक़ इस तरह का बनता है, जिससे ये माशरे में ख़ास करके मंडी बाउद्दीन में ये कत्ल व गारत का सिलसिला, मैं समझता हूँ कि ये बचपन से ही इसको कंट्रोल करना चाहिए। ये बचपन से ही इस पे सख्ती करनी चाहिए। और ये खिलौने वाले असले जो हैं, इन पे पाबंदी गवर्नमेंट को लगानी चाहिए, इनसे जहाँ से बच्चे सीखते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये पाबंदी ज़रूर लगाई जाए। जी मैं समझता हूँ कि ये तो एक इनकलाब ही आ सकता है मुल्क में, क्योंकि जितना असला आवाम के पास है, हमारी हुकूमत के पास, फ़ौज के पास, अगर सारा भी असला इकट्ठा कर लिया जाए तो कुछ रशीद भी शायद वो ना बने। एक दो दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान ने ये तजवीज़ की कि असला ख़त्म किया जा सके, लेकिन जो माफियाज हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो इस असले को ख़त्म नहीं होने देते। अब आप देखिए ना, ये खिलौने एक कल्चर बन चुका है ना असले का हमारा। खिलौने होना या ना होना, ये तो अब मैं समझता हूँ कि बेमैनी हो गया है। जब हमारे बच्चे अपने वालिदैन को या बड़े भाइयों को ओरिजिनल क्लाशनकोपें, पिस्टल और बंदूकें पकड़े देखेंगे, अगर उनको नहीं मिलेगा ना, तो मेरे ख्याल में शायद जुर्म ज़्यादा हो जाएं। वो चोरी करके ना बाप का मतलब पिस्टल या बंदूक, वो खुदा न खास्ता वो अपनी या किसी की जान ले सकते हैं। और ये वाक़यात कई हो चुके हैं, अरे सुन कई दफ़ा हुआ। अच्छा, असल मसला ये है कि मैं एक मिसाल कोट करना चाहता हूँ फौरी इंसाफ की। हमारा बड़ा दरीना मुसलमानों का मुल्क सऊदी अरब है, वहाँ पे हर जुमे को गर्दन उतारी जाती है कातलों की। स्पीडी इंसाफ 1 महीने में वो फैसला करते हैं काजी साहब, और वहाँ पे मस्जिद में खाना काबा के पास वो जो उनका बना हुआ है फांसी घाट है, वहाँ पे उस बंदे को बांध के पब्लिक के सामने जुमे की नमाज पढ़ने के बाद, नमाजी सारे देख रहे होते हैं, जल्लाद आता है, वो तलवार से उस आदमी की गर्दन उतार देता है। अच्छा, अब आप शरअ देख लें उस मुल्क की और अपने मुल्क की। वहाँ पे कत्लो गारत गरी की शरह 0.02 पॉइंट है, जबकि पाकिस्तान में 2.22 पॉइंट है। ये होता है जब मुआशरा या तहजीब गलत रॉन्ग साइड पे जाती है, जहाँ पे इंसाफ मुहैया नहीं होता, वहाँ पे जराइम की शरह बढ़ जाती है। जो महज़ब दुनिया है इसको जहलियत कहती है। देखिए, असला रखना मैं समझता हूँ इंतहाई ज़रूरी होता है। किसी भी आदमी के लिए अपनी हिफाजत के लिए असला होना चाहिए। अरे सुन, अब इस्तेमाल के लिए होता है उसकी बच्चों की या कौम की ट्रेनिंग, उसकी तरबियत होना। जब हम खुद अपने बच्चों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने अपना रोब दाब दिखाने के लिए एक गरीब आदमी को जूते मारते हैं या फायर करके मार देते हैं। ये देखिए, सुहावा में एक मर्डर हुआ था 4-5 साल कबल। ये मतलब हमारा एक बड़ा ख़ानदान मशहूर मरूफ है मंडी बाउद्दीन का। उन लोगों ने एक गरीब नाई का बेटा था, ड्राइवर था वो गाड़ी का, उसको पहले तो उस पर गाड़ी चढ़ाई, वो गिर गया, गाड़ी को फिर बैक लेके दोबारा उस पर चढ़ा के उसको वहाँ पे कुचल दिया। ये सरेआम वाक़या हुआ। अब वो गरीब आदमी क्या कर सकता था? उन्होंने पर्चा दिया, 1.5 के बाद पर्चा भी खारिज हो गया, बंदा भी मतलब फारग हो गया। वजह क्या थी कि जो ताकत का कानून होता है ये हमेशा जुल्म का कानून होता है। पाकिस्तान में इस वक्त जुल्म का कानून चल रहा है। यहाँ पे अल्लाह करे एक तो कोई अच्छा हुक्मरान आ जाए, या मैं आज एक नज़रिया पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ कि एक वक्त अनकरीब आने वाला है कि पूरी दुनिया ने ये डिमांड करनी है कि जो इस्लामी निज़ाम है उसको नाफज कर दिया जाए,
کیونکہ اسلامی نظام ایک ایسا نظام ہے جس میں ادنا سے ادنا اور اعلیٰ سے اعلیٰ آدمی کو انصاف ایک ہی لائن میں مہیا ہوتا ہے۔ جب یہاں پہ پاکستان کے نظام عدل پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کو جرم کی سزا نہیں ملتی، جو غریب آدمی ہوتے ہیں ان کو، ایک موبائل چور کو 5 سال اس کی ضمانت نہیں ہوتی۔ اچھا، ابھی ہماری جیلوں میں 15 سال سے 10 سال سے وہ لوگ سڑ رہے ہیں جن کی صرف ضمانت دینے والا بندہ کوئی نہیں ہے، وہ جیلوں میں ہیں۔ ہمارا نظام انصاف انتہائی بوسیدہ ہو چکا ہے، اس کی تجدید کی ضرورت ہے۔ لیکن منڈی بودین کے حوالے سے نہیں بلکہ میں پاکستان کے حوالے سے بھی یہ کہوں گا کہ جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے، معاشرے کی تربیت کے لیے سامنے آنا چاہیے، جرگے بٹھانے چاہیے، ایک دوسرے کے پاس جا کے ان کو یہ ترغیب دی جائے کہ یہ کام ہم نے چھوڑنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت ہم نے اچھے طریقے سے کرنی ہے، دشمنیوں کا خاتمہ کیا جائے، راضی نامے کیے جائیں۔ وہ بندے جو قتل ہو گئے ہیں وہ تو اب واپس نہیں آ سکتے، لیکن یہ جو کلچر یہاں پہ بنا ہوا ہے وہ تاوان لے کے راضی نامہ کرنے کا، اگر اس کو بھی ختم کر دیا جائے، یہ رشتے لے کے ونی کر کے جو مطلب راضی نامے کیے جاتا ہے ان کو بھی ختم کیا جائے، اکابرین آئیں سامنے، اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے لوگوں کو اس بات پہ قائل کیا جائے کہ ان دشمنیوں کا خاتمہ ہو سکے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ زمین سب سے بڑی وجہ بنتی ہے جھگڑے کی، اور جھگڑے سے پھر قتل تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں خاتون خانہ کی ایک وجہ بھی بنتی ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہمارے اکابرین جو درد دل رکھنے والے ہیں، منڈی بودین سے آج میں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ آئیے آدھا گھنٹہ روزانہ کا اگر ہم اس شعبے کے لیے، اس امن و امان کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے منڈی بودین شہر کو دے دیں، اس قوم کو دے دیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد الحمدللہ ہم ضلع منڈی بودین کو پرامن بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ انتہائی اہم ایشو ہے، انتہائی جو ہے وہ اہم ٹاپک ہے آج کا۔ اس پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے جو ہمارے معاشرے کی کریم ہے، ہمارے معاشرے کے جو معتبر لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کو سامنے آنا چاہیے۔ ضروری نہیں میرے پروگرام میں آئیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل، ایک پورا ٹیلی ویژن ہے، ہر ایک بندے کو جو تحریریں لکھ سکتا ہے اس سلسلے میں کردار ادا کرتے ہوئے تحریریں لکھنی چاہیے۔ جو ہمارے علماء اکرام ہیں ان کو چاہیے کہ ہر جمعہ میں جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ خطبے دیں، ایسے جو ہے وہاں پہ بیان کریں جن سے لوگوں کے دل جو ہے وہ نرم ہو جائیں، دل نرم ہو جائیں، اور جو یہ ذاتی دشمنیاں ہیں ان میں سے لوگ باہر نکل آئیں۔ جب ہم جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزارتے ہیں اور قانون کا احترام نہیں کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تو ہم قتلوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ وہ قتل ہوتا کیوں ہے کہ ہم اس نوبت پہ اگلے بندے کو لے جاتے ہیں، اتنا مجبور کر دیتے ہیں، اتنا جو ہے وہ اگلے بندے کے دماغ کا ٹمپریچر جو ہے وہ اس حد تک پہنچاتے ہیں، اتنا ظلم و زیادتی کرتے ہیں کہ اگلا بندہ قتل کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو اپنی زندگیاں ہیں وہ دین کے مطابق اور قانون کے پولیس کے ادارے سے بھی یہ ریکویسٹ کریں۔ دیکھیے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بھائی صاحب نے تھوڑی سی بات کی، لیکن اس کو میں بڑھوتی دیتے ہوئے یہ بات کرتا ہوں کہ جو ہمارا تھانہ کلچر ہے یہ بھی قتل و غارت گری کی وارداتوں میں کافی حد تک کردار ادا کرتا ہے کہ جب ایک چھوٹی سی لڑائی ہوتی ہے بندوں کو گرفتار کر کے تھانے لایا جاتا ہے، جو ملزمان ہوتے ہیں وہ ایم پی اے ایم این اے کی سفارش کرا کے یا پیسہ دے کے ایس ایچ او کو یا تفتیشی کو، تو جب وہ گھر جاتے ہیں دوسرے دن وہ بڑے مطلب اکڑ کے ان کو کہتے ہیں کہ جی تم نے ہمارا کیا بگاڑ لیا ہے۔ یہ وہ وجہ ہوتی ہے کہ اگلے بندے کے جذبات جب مجروح ہوتے ہیں تو پھر وہ آؤ دیکھتا ہے نہ تو دیکھتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی واردات کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا جو ایس ایچ او صاحبان ہیں، ہمارے ڈی ایس پی صاحبان ہیں، ڈی پی او صاحب ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا را آپ بھی اپنے رویے پہ غور کریں
थानों में जब कोई लड़ाई का, ख़ास तौर पे लड़ाई का मसला हो, तो दोनों फरीकैन को बिठाकर कोशिश करें राज़ीनामा हो, और अगर राज़ीनामा ना भी हो तो जब तक मुद्दई राज़ी ना हो उस वक्त तक मुलज़म को ना छोड़ा जाए। अब ये सिफारिश कल्चर, और बहरहाल मैं दूसरा नाम नहीं लेता, सिफारिश कल्चर को आप अगर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये भी आपका एक अच्छा किरदार होगा। दूसरे नंबर पे आप सेमिनार करके, जैसे आप ट्रैफिक के हवाले से करते हैं या खुले कचहरियाँ लगाते हैं, वहाँ पे अगर आप इस मौजू को पब्लिकली सतह पे, हमारे DPO साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, अनवर किंगरा साहब, अगर वो इसमें किरदार अदा करें, लोगों तक ये बात पहुँचाएँ कि पुलिस जो है जुर्म करने वाले को सख्त से सख्त सज़ा देगी, और जो लोग बेहतरी का किरदार अदा करना चाहते हैं पुलिस उनको अप्रिशिएट करेगी, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक इसमें फिर भी इन जराइम में कमी आ सकती है। अच्छा, सब दोस्तों ने जो है वो असले की बात की। जो मुझे एक और बात याद आई है सर, कि पिछले दिनों में 1 साल हो गया है तकरीबन, मैं उनका नाम लेना नहीं भूलूंगा इस जगह पे, क्योंकि उन्होंने ऐसा रोल अदा किया है, जनाब चौधरी नज़र मोहम्मद गोंदल साहब ने। उन्होंने असला मुकाम मुहिम शुरू की थी। अब मैं देखता हूँ 1 साल से कि उनको इस जगह पे पहुँचे हुए, जिस जगह पे वो हैं, फिर भी उन्होंने अपने साथ असले वाले लोग नहीं रख रहे, और उन्होंने ये मुहिम चलाई थी फेसबुक पे भी, या जैसे सोशल मीडिया पे उन्होंने काफ़ी ये किया है। तो हमें भी चाहिए इस तरह की मुहिम शुरू की जाए जिससे असला ख़त्म किया जाए, खुद भी ना उठाएं, और जो मजबूर लोग हैं जिनका इस लेवल पे दुश्मनी है उनकी तो ज़रूरत है। बाकी मैं पैगाम देना चाहता हूं अपने भाइयों से कि जो बग़ैर किसी वजह के अपने पैसे के बलबूते पे शौकिया तौर पे जो असला उठाए रखते हैं, इससे कल्चर में, इससे माशरे में शऊर गलत असर जाता है। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ये इस तरह की मुहिम का हिस्सा बने जिससे असला मुकाओ मुहिम जो है वो हो जाए। मैं समझता हूँ कि ये असला मुकाओ मुहिम नहीं थी, उनका एक अच्छा ये एक विजन था, ये एक अच्छा किरदार था कि कम अज़ कम जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं वो ये प्रोटोकॉल असले वाला छोड़ के, देखिए नज़र गोंदल साहब ने असला पुलिस के पास जमा कोई नहीं कराया, ना उनके घर से असला ख़त्म हो गया है। उन्होंने ये कल्चर अच्छा दिया कि जो हमारे कम अज़ कम अवामी नुमाइंदे हैं उनको तो ऐसा होना चाहिए कि असले की ज़रूरत ना पड़े, वो अवाम में बैठ सकते हों, उनकी दुश्मनी कोई ना हो, अवाम उन पर एतमाद करने वाले लोग हों। ये उनकी अच्छी मुहिम है। मैं बाकी तमाम के तमाम जो सियासतदान हैं, उम्मीदवारान हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि ये असला कल्चर के ख़ात्मा के लिए आप किरदार अदा करें। आप ये जो बॉडी गार्ड या गन मैन साथ लेके जाते हैं, इसका मतलब है कि अवाम पर आपका एतमाद नहीं है। आप ये समझते हैं कि खुदा न खास्ता अवाम में से कोई बंदा आपको शूट कर सकता है, तो फिर अगर ये ख़तरा है तो मेरे ख़्याल में आपको इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहिए। अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो अवाम पर इतना एतमाद होना चाहिए कि अवाम आपके मुहाफ़िज़ हैं। ये एक अच्छा कल्चर है। गोंदल साहब को मैं इस पर ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। बाकी तमाम लोगों को भी ये किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो आज मौजू है, जो कत्ल गारत गरी का मौजू है, उसमें असला जो है, मेरे ख्याल में मंडी बहाउद्दीन का कोई भी जो साहब इक़्तिदार है उसने आज तक कत्ल नहीं किया। ये इंतकामी और जज्बाती लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, या तो ये होते हैं कुछ किराए के कातिल होते हैं, अच्छा वो पैसे लेके बंदों को मर्डर करते हैं। इसके अलावा जो ज़ाती दुश्मनी वाले लोग होते हैं वो भी कोशिश यही करते हैं कि एक आम आदमी फायर करके अगले बंदे को मार दे। चंद एक होते हैं जो डायरेक्टली फायर करके बंदे को मारते हैं, लेकिन ज़्यादातर इन्हिसार होता है किराए के कातलों पे या अपने नौकरों पे। अच्छा, लेकिन इस कल्चर को प्रमोट करने वाले वो लोग शायद नहीं हैं हमारे सियासतदान, उनकी वजह से ये नहीं होता, क्योंकि शायद उनकी मजबूरी भी हो, जब कोई मिनिस्टर होता है तो उसको प्रोटोकॉल देना या उसके साथ सेफ्टी रखना हमारे इस कल्चर का हिस्सा है। वो अच्छा नहीं है लेकिन हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे जो 90% कत्ल होते हैं उसमें ये सियासी किरदार नहीं होता। वहाँ पे छोटा सा झगड़ा, दिल चाहे नाली का झगड़ा हो जाए, बच्चे लड़ पड़े, जज्बाती होकर फायर मार दिया, या ज़मीन का कब्ज़ा लेने चले गए ज़बरदस्ती, अदालत या थाने के आर्डरों के बगैर चले गए, वहाँ पे मज़ामत हो गई और फायरिंग हो गई। अब उसमें जो पुलिस है, ये भी ख़ास तौर पे ये एक बड़ा अच्छा कल्चर इन्होंने दिया था कि जो फेसबुक पे पोस्ट आती थी असले की नुमाइश करता था, वो असला पकड़ लिया जाता था। लेकिन होता क्या है, अवाम को असले के अंबार तो दिखा दिए जाते हैं कि ये जी हमने असला पकड़ा है। कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें आपने देखी हैं कि इतना असला हमने पकड़ा,
لیکن ہوتا کیا ہے کہ 90% وہ لائسنسی اسلحہ ہوتا ہے پھر واپس کر دیا جاتا ہے، اور جو اسلحہ پکڑا جاتا ہے تو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ پولیس کدھر کرتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پولیس اسلحہ پکڑتی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان بچوں کو یا ان لوگوں کو تربیت دی جائے کہ اسلحہ آپ نے کہاں پہ استعمال کرنا ہے۔ کوشش یہ کی جائے، اس تربیت کے میں دعوت دیتا ہوں تمام اکابرین کو منڈی بودین کی کہ وہ تربیت کریں، لوگوں کی دشمنیاں ختم کرنے کے لیے کردار ادا کریں۔ اس میں ہمیں آج ہمارے ایک بھائی ہیں، بلکہ میرا خیال ہے رؤف زبیر صاحب آپ ہی، وہ شہزاد بھٹا صاحب کی جو والدہ ہیں وہ وفات پا گئی ہیں، تو ہم اپنے اس چھوٹے بھائی شہزاد احمد بھٹا صاحب سے اظہار تعزیت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ جی ناظرین، جو ہمارے منڈی بودین کے سیاستدان ہیں یا جو بڑے ہیں یا ہمارے جو پیر ہیں، ظاہری بات ہے گدیاں ہیں بڑی بڑی، ان سب کو یا علماء کرام ہیں یا جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں، جو معتبر شخصیات ہیں منڈی بودین، ان سب کو چاہیے کہ یہ کردار ادا کریں کہ منڈی بودین سے جو یہ دشمنیاں ہیں یہ کم ہوں، یہ ختم ہوں، جو پرانا فرسودہ یہ دشمنیوں کا کلچر ہے، نظام ہے، اس کو ختم صحافیوں سے بھی عرض کریں آپ کہ وہ بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، صحافت کردار ادا کرے، کام کریں، سکول اساتذہ جو ہیں وہ کردار ادا کریں، این جی او جو ہیں وہ سیمینار منعقد کریں اس حوالے سے۔ جو ہے بغیر لائسنسی جو سرے عام ہے، جیسا کہ سیدہ خانم صاحبہ نے جو ہے وہ ذکر کیا، اس کی بھی روک تھام ہونی چاہیے۔ یہ مشرف کا بہت اچھا اقدام تھا کہ اسلحہ لائسنس پر پابندی لگا دی تھی، لیکن اسلحہ اس کے بعد بھی جو ہے وہ عام ہوا، بچوں کے پاس جو ہے وہ موجود ہے۔ اس پہ جہاں سے یہ اسمگل ہو رہا ہے آ رہا ہے، تھوڑی سا کنٹرول ہونا چاہیے، اسلحہ بھی معاشرے سے ختم ہو تو قتل جو ہے وہ یا وارداتیں جو ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ یہ کہا کہ ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے کسی کے ساتھ، مذہب پہ رہ کے، دین پہ رہ کے، نماز پڑھ کے، جھک کے جو ہے میانہ روی اختیار کر کے اگر زندگی گزارے تو بھی جو ہے وہ دشمنی ہے یا قتل و غارت میں یا لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ صبر کا مظاہرہ کر کے، تحمل برداشت کا مظاہرہ کر کے جو ہے وہ کنٹرول کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جیسے کہ شاید عمران نبرزہ صاحب نے ذکر کیا، اوورسیز پاکستانی جو ہیں یہ بجائے اسلحے کا کلچر جو پروموٹ کرنے کے، ٹرینڈ دینے کے، فیکٹریاں لگائیں، روزگار دیں، فلائی کام کریں، جیسا کہ فلٹریشن پلانٹ لگا رہے ہیں، بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، رکشے دے رہے ہیں۔ تو اس طرح کے فلاحی کاموں میں لوگوں کی خدمت کر کے آپ جو ہے ایک دوسرے سے برتری لینے کی کوشش کریں، اس طرح اپنا لوہا منوائیں، نہ کہ اسلحہ سے اپنے دھاگ بٹھائیں۔ اچھے کام کر کے آپ اپنی دھاگ بٹھا سکتے ہیں، اچھے کام کریں گے، لوگوں کے کام آئیں گے تو لوگ خود بخود آپ کے لیے دعائیں بھی کریں گے اور آپ کا نام بھی پیدا ہوگا اور مقام بھی ملے گا۔ اور جب کہیں پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، پولیس کوئک رسپانس نہیں دیتی جس طرح ریسکیو 112 رسپانس کرتی ہے۔ اگر پولیس کوئک رسپانس کرے تو لڑائی جھگڑا وہیں پہ ختم ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسالتی کمیٹیاں تھیں، وہ بڑا اچھا کردار تھا سر، وہ وہیں پہ معاملے کو سمیٹ دیتی تھی۔ میں نے تو آر پی او صاحب سے پتہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ مسالتی کمیٹیاں جو بنائی جائیں، فعال کی جائیں۔ پھر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ نجائز مقدمات بنا کے، جھوٹے مقدمات بنا کے خود جو ہے وہ ایسی چیزیں پیدا کر رہے ہوتے ہیں، ان سے بچاؤ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور پیسے کا بے دریغ استعمال، رشوت کا استعمال، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو جو ہے وہ پولیس کا بھی جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر پولیس بھی میرٹ پہ کام کرنے لگتے ہیں تو بھی دشمنیاں کم کافی حد تک پولیس کا تو کردار میں نے زور دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہماری جو حفاظت عدلیہ ہے، وہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ کوئی ایسا قانون بنا دے کہ وہاں پہ جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے فیصلے متوقع ہو سکے، جلد از جلد فیصلے ہوں، تاکہ جب فیصلے ہوں گے انصاف ملے گا، سارا نظام سر انصاف کا نظام ٹھیک ہو جائے تو میرے حال میں جرائم 90% کم ہو جاتے ہیں۔ فوری انصاف ان سے اپنے شو کے ذریعے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر اوقات جو ہے وہ مقدمات قتل کے جو ہیں وہ جھوٹے جو ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں ان لوگوں نے قتل نہیں کیا ہوتا جن پہ ڈال دیا جاتا ہے، اور مل ملا کے ان پہ جو ہے وہ
या मुलजमान जो असल होते हैं उनको बेगुनाह करवा दिया जाता है, और जो उसमें एक मिनट सर इसमें देना, इसमें थोड़ी सी फादल जज साहबान तवज्जो दें। तो वो थोड़ी सी गुजारिश उनसे ये है कि आप जो है वो अगर पहले मतलब इंक्वायरियों में मैरिट नहीं हो रहा, आप जो है वो जरूर मैरिट करें। जेल में कोई भी बेगुनाह जो है वो नहीं। यही मैं करने वाला था कि जो जज साहबान के पास जो हमारा असल में आइन है ना मलिक साहब, उसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर पुलिस बेगुनाह भी बंदे को लिख के ले जाती है तो जज साहब को उसे फारग करने में कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। उसमें ऐसी शिकें डाल दी गई हैं हमारे कानून में कि वहाँ पे जज के पास कोई अख्तियार होता ही नहीं है। अच्छा, वो मजबूर है, वहाँ पे पाबंद है। इंसाफ हो जाओ। कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, सारी बातों का लुबलबाब ये है कि मैरिट फौरी फ्रेम किया जाए। हर मामले में जो बेगुनाह हो वो बेगुनाह हो जाए, गुनहगार बने, यानी इसका एक लुबलबाब है कि मैरिट की फौरी फ्रेमिंग की जाए, तो जिससे सारी कत्ल गारत के मामला खत्म हो जाए। स्पीडी इंसाफ जो है ना, स्पीडी इंसाफ मेरे ख्याल में माशरे में जराइम के खात्मे के लिए सबसे बेहतरीन किरदार है कि फौरी इंसाफ जिसे कहा जाता है। उस पर हम मेरे ख्याल में माशरती तौर पर भी पब्लिक को भी ये जोर देना चाहिए, हुक्मरानों पर भी, थानों पर भी, अदालतों में भी। अगर हम प्रेशर बिल्डअप कर जाती है अवाम और ये मुतालबा आला काम तक पहुँचा सकती है कि जी हमें फौरी तौर पर इंसाफ मुहैया किया जाए। हालांकि 75 साल से हम ये सुनते आ रहे हैं, जब से हमारी पैदाइश हुई है हम यही सुनते आ रहे हैं कि जी हमें जल्द इंसाफ चाहिए, लेकिन अभी तक तो मिला नहीं। लेकिन नाज़रीन, कोशिश हमारा हक है, हमारा फ़र्ज़ है, उम्मीद का दामन हमने नहीं छोड़ना। इंशाअल्लाह हमारा ईमान होना चाहिए कि एक ना एक दिन अल्लाह का कानून उसने नाफिज होना है, अवाम को इंसाफ मिलना है। उस सिलसिले में हमारे ज़िम्मे सिर्फ यही है कि हमने कोशिश करनी है, आवाज़ बुलंद करनी है, अपना किरदार अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह शाहिद इमरान साहब हमारे नंबरदार साहब हैं, ये किरदार अदा कर रहे हैं, मैडम किरदार अदा कर रही हैं, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मंडी बौदीन जानती है जितना मलक रऊफ ज़ुबैर साहब इंसाफ के लिए काम करते हैं। बेशक उन्हें खुद इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद मंडी बौदीन की एक बुलंद आवाज़ हैं मलक रऊफ ज़ुबैर साहब, इंसाफ की आवाज़ हैं। एक ना एक दिन, यकीन कीजिए नाज़रीन, एक ना एक दिन हम जैसे लोगों को, मलक रऊफ ज़ुबैर जैसे लोगों को दुनिया ने याद करना है। और एक वक्त आना है कि जब ये स्पीडी इंसाफ, फौरी इंसाफ लोगों को मुहैया होना है, तो उन लोगों ने याद करना है कि जी वो फलां बंदे थे, उन्होंने भी इसके लिए आवाज़ उठाई थी। अच्छा, एक हमारे कानून में देखने में ये आया है कि हुक्म ये है कि अगर कोई बंदा किसी पे नजायज़ झूठा मुकदमा दर्ज करवा देता है या झूठे बंदे उसमें बेगुनाह बंदे डाल देता है या झूठे गवाह पा दी जाते हैं, उसका कोई भी जो है सद्देबाब मौजूद नहीं। सद्देबाब है ही नहीं। अगर आप जो है वो इसके कुछ सजा रख दें या उल्टी FIR उस बंदे पे हो या कुछ सजा रख दें, तो फिर कुछ ये जो है वो बेगुनाह लोगों को मुकदमा में डालना और ये जो गवाह है झूठे डालना, झूठी FIR पे अगर सजा हो जाए ना, झूठी FIR पे अगर झूठी FIR झूठी साबित हो जाए ना, एक अरे सुन, उसमें अगर FIR झूठी हो जाए तो वही FIR अगर कानून बन जाए उस मुद्दई पे दे के उसको अंदर करना है, तो यकीन जाने। मेरे ख्याल से और उसके मिर्जा साहब, मेरे ख्याल से एक बात मेरे ज़हन में, हद की इज्जत का दावा है, उसमें कुछ और भी केसेस है, लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं है। एक तो जो झूठे गवाह आते हैं उनको बाद में पता चलने के बाद उनको भी सजा होनी चाहिए। सर फौजदारी मुकदमा दर्ज हो जाए, वो जेल में रहे ना, मुकदमा है उसके बराबर जब वो बरी हो जाए, जब वो बरी हो जाए उस मुकदमा से, वो अगर जेल में जाएगा ना, गवाह अगर जेल जाएगा जब तक वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता, जैसे मुलजम अपनी बेगुनाही साबित करता है, गवाह और मुद्दई अगर 1 महीना जेल में रहेगा ना, अपनी बेगुनाही साबित करके फिर बाहर आएगा, तो यकीन जानिए कि 90% पर्चे खत्म हो जाएंगे, पर्चे होंगे ही नहीं। साहब ने कहा कि वो उस औरत के 18 साल कहाँ गए, तो ये उन्हीं झूठे मुकदमात की वजह है, उन्हीं झूठे गवाहों की वजह है कि आप जो है वो सजा नहीं देते हैं। और एक और हुक्म ये है कि जो तफ्तीशी आईओ हजरात हैं, जो गलत मैरिट मतलब मैरिट में तफ्तीश नहीं करते, गलत तफ्तीश करते हैं, अगर उनको भी सजा मिल जाए तो भी जो है वो बेहतरी आ सकती है। मेरे ख्याल में काफ़ी जो है वो डिस्कस हो गया है। आपको हमारा प्रोग्राम कैसे लगा?
اور قتل و गारत मंडी बहाउद्दीन में किस तरह खत्म हो सकती है, आपकी जो राय है नीचे कमेंट्स में लिखिएगा, क्योंकि लोग ये सारा कुछ प्रोग्राम देखेंगे भी और आपकी जो राय होगी उसे पढ़ेंगे भी। और दुआ को है कि हमारे मंडी बहाउद्दीन में अमन हो और हमारा जो ये मैं समझता हूँ आटे में नमक के बराबर है, या जो है वो इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे, एक कतरा है सर, वो पानी का कतरा है। अल्लाह ताला इसे कबूल कर ले और जो है हमारे ये जो आग लगी हुई है हमारे दिल में ये खत्म हो जाए जी। शहद इमरान नंबरदार सियासी समाजी शख्सियत हैं, वो तशरीफ लाए, उनका शुक्रगुजार हूँ। इजाज़ अहमद जजुआ साहब तशरीफ लाए, उनका शुक्रगुजार हूँ। सुरैया खान साहब तशरीफ लाए, उनका शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह जुमा के दिन 9:30 से 10:30 बजे नए प्रोग्राम के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा अपनी पूरी टीम के साथ। अल्लाह ने के बाद।